आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CGPSC हो, व्यापम से रिलेटेड हो, तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरे वीडियो श्रृंखला को आप लोग डेली देखा करिएगा। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस जो है कंटिन्यू आए। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, गौरलाटा कहां स्थित है। गौरलाटा जो कि एक पर्वत चोटी है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। तो कहां पर है भाई? ये बलरामपुर जिले में है और ये सामरी पाट, जो पाट प्रदेश है ना, तो उन्हीं में से सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा पर्वत चोटी। दूसरी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो दक्षिण में, क्योंकि गौरलाटा बलरामपुर जिले में है, जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ में है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। वहीं दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारे छत्तीसगढ़ की वो दक्षिण में है, दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ियां, वहां नंदीराज करके एक है, वो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे काफी आसान भी है, अधिकतर बच्चों को पता ही होगा कि अभी कितने जिले हैं। तो देखिएगा, पहले 27 थे, फिर 28 हुआ और वर्तमान समय में हो गया है 33। तो आपका आंसर हो जाएगा 33। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, फिर किस किस सन में कितने जिले स्थापित हुए हैं। आप लोग चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय कितने जिले थे, उसके बाद फिर किस किस वर्ष कितने नए जिले स्थापित किए गए, ये आप बताइएगा। ये काफी अच्छा हो सकता है और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? इंदिरा कला विश्वविद्यालय तो खैरागढ़ में है। खैरागढ़ भी एक नया जिला बन गया है ना, खैरागढ़। तो खैरागढ़ जिला बन गया है, जो पहले राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता था। तो यही खैरागढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है और हमारे राज्य का पहला विश्वविद्यालय भी है। तो यहाँ की जो कुलपति हैं वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर ममता चंद्राकर जी यहाँ की कुलपति नियुक्त की गई हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रकार के विवाह को घर जिया कहा जाता है। किस प्रकार के विवाह को घर जिया कहा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या बहुत अधिक है, आदिवासी संस्कृति काफी अच्छी है हमारे छत्तीसगढ़ की, और CGPSC CG व्यापम में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजातियों की जो संस्कृति है उससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उनके जो भी विवाह हैं, नृत्य हैं, संगीत है, काफी कुछ। तो विवाह जो सामान्य विवाह है वो तो अक्सर पूछा ही जाता था, लेकिन अब इस तरह की चीजें पूछी जा रही है, छोटी छोटी चीजें, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो घर जिया ये किस प्रकार के विवाह को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, घर जिया जो है ना, ये कहा जाता है सेवा विवाह को। सेवा विवाह, जो कि हम सेवा विवाह को एक तरह से घर जमाई, हिंदी में क्या कहेंगे, घर जमाई, सेवा विवाह को। तो वही घर जमाई का ही क्या हो जाता है, घर जिया। घर जिया ये बिंझवार जनजाति में कहा जाता है सेवा विवाह को घर जिया। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जनजातियों में जो घर जमाई मतलब कि सेवा विवाह वाली जो परंपरा है वो प्रचलित है। तो ध्यान रखना, बिंझवार जनजाति में इसको जो है घर जिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा जनजातीय नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है काफी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो इसका आंसर होगा, पहले मैं कक्सार बता देता हूं। कक्सार जो है ये घोटुल में किया जाने वाला नृत्य है। घोटुल क्या है? तो घोटुल जो है मुरिया जनजाति का युवा गृह है। जनजातियों में युवा गृह पाए जाते हैं। युवा गृह एक तरह से युवाओं का शैक्षणिक स्थल हम इसको कह सकते हैं, या फिर जनजातियों का स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, जो भी आप कहिए। तो कुछ जनजातियों में इस तरह के संस्थाएं पाई गई हैं, जिनमें से एक मुरिया जनजाति है, जिनमें घोटुल की परंपरा मिलती है। तो घोटुल के देवता होते हैं लिंगोपेन।
ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। घोटुल के देवता है लिंगोपेन। तो इसी घोटुल के देवता लिंगोपेन को खुश करने के लिए जो मुरिया जनजाति के युवक और युवतियां हैं वो जो है कक्सार नृत्य करते हैं। ध्यान रखना, घोटुल के बारे में और दूसरे युवा गृहों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वो जो है एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। सुआ नृत्य की अगर हम बात करें, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे मतलब काफी प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि बालिकाओं द्वारा किया जाता है दीपावली के अवसर पर। सुआ नृत्य, सुआ जो है हमारे छत्तीसगढ़ में तोता को कहा जाता है। उसके बाद यह है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है सामान्य अवसरों पर किया जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के काफी जनजातियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि बैगा, कंवर, गोंड, काफी जनजातियां इसको करती है सामान्य अवसर पर। बच गया दमनच नृत्य। दमनच नृत्य ये जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है। कोरवा जनजाति जिसका संकेंद्रण उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, और दमनच नृत्य ही विवाह के अवसर पर किया जाता है। दमनच नृत्य को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे भयानक नृत्य भी कहा जाता है, या फिर भयोत्पादक, भय उत्पादन करने वाला नृत्य। होता क्या है कि दमनच नृत्य में जो नर्तक है वो अपने हाथों में डंडा या फिर तलवार लेकर के नृत्य करता है और उसको जो है लहराते हुए वो नाचता है। तो देखने वाले को बड़ा डर लगता है कि भाई कभी कहीं ये तलवार या जो डंडा है इससे किसी को मार न दे, कहीं वार न कर दे। तो इसी कारण से दमनच नृत्य को भयोत्पादक नृत्य कहा जाता है, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। काफी बार ये भी पूछा गया है कि किस नृत्य को भयोत्पादक नृत्य कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। कर्मवीर पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1921 में बिलासपुर के सनीचरी बाजार में एक ओजस्वी भाषण दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिस कारण से इनको ना गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके नाम का वारंट निकलता है, लेकिन ये बिलासपुर से निकल गए थे, चले गए थे, जबलपुर पहुंच गए थे। तो जबलपुर से इनको गिरफ्तार किया जाता है और वापस बिलासपुर लाया जाता है। वहां पर इनके ऊपर मुकदमा चलता है, राजद्रोह का मुकदमा चलता है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपने भाषण दिया है। इसके बाद इनको बिलासपुर की जेल में बंद कर दिया जाता है, और जेल में रहते हुए ही इन्होंने कुछ कविताओं की रचना की थी, जिनमें से एक है पुष्प की अभिलाषा, जो काफी फेमस कविता है। पुष्प की अभिलाषा मैंने अपने स्कूल की किताब में पढ़ी थी सबसे पहली बार इस कविता को। तो ये भी जो है काफी बार पूछा गया है। पुष्प की अभिलाषा, इन्होंने कहां पर भाषण दिया था? तो सनीचरी बाजार याद रखेंगे। कहां से गिरफ्तार किया गया? जबलपुर से इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये कवि थे, ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी जी, कर्मवीर पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन दिया है, किसने घोटुल का वृहद अध्ययन किया है? घोटुल जो अभी मैंने बताया मुरिया जनजाति में प्रचलित है, तो घोटुल का वृहद अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं वेरियर एल्विन। इन्होंने जो है काफी समय बस्तर में व्यतीत किया और वहां के आदिवासियों के जो भी संस्कृति है, खास करके घोटुल, क्योंकि घोटुल अपने आप में एक बोलना चाहिए अलग चीज है, क्योंकि उस टाइप की चीज जो है दूसरे जनजातियों में देखने को नहीं मिलता है। और जो मुरिया जनजाति के लोग हैं वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध है। तो वहां इन्होंने जो है काफी अध्ययन किया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मुरिया एंड देयर घोटुल करके। काफी फेमस बुक है ये। बुक भी काफी बार पूछा गया है कि किसने लिखी है, मुरिया एंड देयर घोटुल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुरिया किस जनजाति की उपजाति है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, ये गोंड जनजाति की उपजाति है। पिछले वीडियो में मैंने शायद एक क्वेश्चन पूछा था ना कि गोंड जनजाति कितनी उपजातियों में बटी है। 41 उपजातियां मैंने बताई थी, तो इन्हीं 41 उपजातियों में से एक मुरिया जनजाति भी है, ध्यान रखना। बाकी हलबा जनजाति, भतरा जनजाति ये गोंड से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, कमल विलास पैलेस किस स्थान पर है? कमल विलास पैलेस, ये जो कमल विलास पैलेस है ये खैरागढ़ में स्थित है। खैरागढ़, देखो खैरागढ़ में मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जहां की कुलपति डॉक्टर ममता चंद्राकर जी को नियुक्त किया गया है। तो कमल विलास पैलेस जो है ना, वो जो विश्वविद्यालय है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वो उसी कमल विलास पैलेस में संचालित होता है। ये जो कमल विलास पैलेस है ये खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी जो पत्नी थी ना पद्मावती देवी, उनका ये महल था जहां पर ये लोग रहा करते थे। लेकिन इनकी जो बेटी थी ना इंदिरा, राजकुमारी इंदिरा, उसको संगीत से बड़ा लगाव था, लेकिन बचपन में ही उसकी डेथ हो जाती है और दोनों पति पत्नी राजा रानी ये क्या करते हैं,
अपनी बेटी के याद में एक महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। आगे चल करके उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का रूप दे देते हैं और ये लगभग 14 अक्टूबर 1556 को विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आता है। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, और उस समय केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और जो इंदिरा गांधी हैं वो जो है इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए आती हैं। अब विश्वविद्यालय जो इसको एक भवन चाहिए होगा ना, विश्वविद्यालय किसी बिल्डिंग में बनेगा, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो महल है उसी को दे दिया। महल का नाम था कमल विलास पैलेस। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन दिया है, मुरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एबालतोर नृत्य कब किया जाता है। तो एबालतोर नृत्य जो है ना, ये कब किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य कब किया जाता है। तो ये मढ़ई मेलों के अवसर पर किया जाता है। बस्तर में मढ़ई मेले काफी आयोजित होते हैं, तो उस समय पे ना नृत्य ये किया जाता है। यात्रा जो है ना, जब भगवान को खुश करने के लिए बलि वली देते हैं तो उसको यात्रा पर्व बोला जाता है। नवाखानी जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में पोला कहते हैं ना, उसी को बस्तर क्षेत्र में नवाखानी के नाम से जाना जाता है। बीज पंडुम ये दक्षिण बस्तर में मनाया जाता है। बीज पंडुम एक तरह से ना नया जो अन्न है या फिर नई फसल, कोई भी फसल हो सकती है, सब्जी भी हो सकती है, अनाज भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, उसको खाने से पहले दक्षिण बस्तर के जो आदिवासी हैं वो विशेष पूजा अर्चना करते हैं। उसी को बीज पंडुम कहा जाता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन नॉर्मली उसको जो है बीज पंडुम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, गंडई किन धार्मिक संप्रदायों का केंद्र रहा है। गंडई, तो गंडई ध्यान रखेंगे। अगर हम गंडई की बात करें कि भाई गंडई है कहाँ, तो ये खैरागढ़ जिले में है गंडई, और पुरातात्विक महत्व का स्थल है। यहाँ से ना शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित काफी सारी चीजें मिली है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 4, कूट में 1 और 4, मतलब स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस जनजाति के संबंध में यह कहा जाता है कि काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव उन्हें अपने साथ वारंगल से लेकर के आए थे। तो देखिएगा, बस्तर संभाग में या बस्तर क्षेत्र में पूरा का पूरा जो बस्तर संभाग है ना, जिसमें 7 जिले हैं, उसको जो है बस्तर क्षेत्र, बस्तर अंचल इस टाइप से कहा जाता है। अगर कभी भी कहा जाए ना कि बस्तर अंचल, बस्तर क्षेत्र, तो उसका मतलब है कि पूरा का पूरा बस्तर संभाग, क्योंकि उसकी जो सांस्कृतिक मतलब कि पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण बस्तर की अगर आप संस्कृति देखोगे तो काफी कुछ समानता आपको देखने को मिलेगी। इसी कारण से पूरे संपूर्ण बस्तर क्षेत्र को बस्तर संभाग को जो है बस्तर के नाम से ही जाना जाता है आज भी, भले बस्तर अलग अलग जिलों में विभक्त हो गया हो। तो वहीं पर जो है ना भतरा जनजाति, गोंड, मुरिया, हल्बा ये जनजातियां हैं। तो यहां जो प्रश्न है बड़ा ही रोचक टाइप का है कि काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव उन्हें अपने साथ लेकर के आए थे। कहां से? वारंगल से। तो भाई ये है भतरा जनजाति। अब देखो, जो शासक थे ना, राजा थे अन्नम देव, उनको सेवक की भी आवश्यकता थी, तो कोई तो चाहिए ना सेवा करने के लिए। तो सेवक के रूप में ही उन्होंने भतरा जनजाति के लोगों को लेकर के आया था। इनको ना भद्रजन कहा जाता था। भद्रजन, भद्र का मतलब होता है जो सम्माननीय, जन मतलब लोग, सम्माननीय लोग। क्योंकि जो भतरा जनजाति के लोग थे वो राजा के घर में, और जो भी बड़े बड़े मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे, बड़े रईस लोग होते थे ना, उनके घरों में सेवक के रूप में काम किया करते थे। मतलब कि एक तरह से इनका जो आना जाना है ना बड़े बड़े घरों में था, तो समाज में इनकी काफी अच्छी, मतलब बोलना चाहिए अच्छा स्थान था। अगर मान लो किसी को राजा से कुछ काम है तो वो किसको पकड़ेगा? भतरा जनजाति के व्यक्ति को पकड़ेगा कि भाई उसका तो रोज वहां आना जाना है सेवक के रूप में, तो बोलेगा कि भाई मेरा वाला काम करवा दे, इस टाइप से। तो इनका जो है समाज में काफी महत्व था। तो ये सेवक के रूप में जाने जाते हैं, और इनका पारंपरिक कार्य सेवक भी है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किस जनजाति का पारंपरिक कार्य सेवक है, तो भतरा जनजाति याद रखेंगे। और इसको वारंगल से लाया गया था काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई बाटा मुहावरा का क्या अर्थ होता है? भाई बाटा, इसका मतलब होता है हमारे छत्तीसगढ़ में संपत्ति का भाइयों के मध्य बंटवारा, बंटवारा हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैला पूजा का संबंध किससे है? तो ये बस्तर दशहरा से संबंधित है। रैला पूजा शुरू में होता है। रैला पूजा, रैला जो है ना एक काकतीय वंश की राजकुमारी थी,
तो उसकी याद में जो है रैला पूजा किया जाता है। बाकी गोंचा बस्तर में मनाया जाता है। बस्तर की जो राजधानी थी ना जगदलपुर, और अभी बस्तर जिला का जिला मुख्यालय है, तो वहां पर जो है गोंचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को। दियारी, बस्तर क्षेत्र में जो है ना दियारी मनाया जाता है दीपावली के दूसरे दिन। लेकिन उसके अलावा भी आगे पौष माघ के महीने में ना बस्तर के गांव गांव में अलग अलग दिनों में दियारी मनाया जाता है। इसके अलावा मढ़ई मेले, ये तो पूरे बस्तर सहित छत्तीसगढ़ में जाना जाता है ना, मढ़ई मेले होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं। हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहां स्थापित किया गया है, तो पाटन दुर्ग में। और गांव का नाम याद रखेंगे सांकरा नामक गांव में जो है हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी वानिकी विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर रामशंकर कुरिल इसके जो है कुलपति नियुक्त किए गए हैं। बाकी जो केसरी लाल वर्मा है ये तो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं ना। राम कुमार बिहार ये भी छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित मतलब काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी है। इनकी किताबें आपको पढ़नी भी चाहिए, और मैं भी आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, और हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं इनके बुक को प्रीफर करता हूँ, तो ध्यान रखेंगे। आंसर होगा रामशंकर कुरिल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बोली में उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो देखो कलंगा में मिलता है, बिंझवारी में मिलता है, भतरी में मिलता है, लेकिन दोरली में जो है नहीं मिलता है। दोरली थोड़ा सा अलग हो जाता है। उड़ीसा से लगे हुए जितने भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है वहां के जनजातियों द्वारा जो भी बोली बोली जाती है ना उसमें उड़िया का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की नहीं है, तो विक्रम शशिकला इनकी रचना है, पार्वती परिचय इनकी रचना है, सीता परिचय इनकी रचना है, माधव मंजरी ये जो है सुंदरलाल शर्मा जी की रचना नहीं है। तो भाई ये किनकी रचना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है पंडित लोचन प्रसाद पांडेय जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ में किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली के दिन वो बनाया जाता है ना, प्रेत वगैरह बनाया जाता है हरेली के दिन, दीवारों में घर के सामने इस टाइप से हरेली। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी चित्रकारी की जाती है, विवाह के अवसर पर भी चित्रकारी की जाती है, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में, स्पेशली मध्य छत्तीसगढ़ में तो विवाह के अवसर पर अच्छी खासी चित्रकारी होती है। उसके बाद बच्चे के जन्म के अवसर पर चित्रकारी नहीं होती है। नए बने घर में हाँ यहाँ भी होता है, इसको स्पेशली नोह डोरा के नाम से जाना जाता है, नोह डोरा, ये भी ध्यान रखना। गोंड जनजाति में ना नए बने हुए घर में जो चित्रकारी की जाती है उसको नोह डोरा कहते हैं, किसमें, गोंड जनजाति में। तो यहाँ पर किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है ये पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 5 ये आपका उत्तर होगा। 1 2 3 5 देख लो कूट, 1 2 3 5 वह आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है विवाह का पहला रस्म कौन सा है, विवाह का पहला रस्म। तो देखो चुलमाटी, तेलमाटी, परघाना, टिकावन ये सब जो है विवाह के रस्म है। तो जो चुलमाटी है ये विवाह का पहला रस्म होता है। चुलमाटी होता क्या है कि जो मंडप बनाने के लिए, क्योंकि मंडप को गाढ़ेंगे और उसके चारों तरफ जो है छोटा सा चबूतरा टाइप का बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा, जहां पर दिया वगैरह रखा जाता है, बाकी चीजें रखी जाती है, तो उसके लिए ना मिट्टी लेने जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है चुल माटी। हमारे छत्तीसगढ़ में माटी जो है मिट्टी को कहा जाता है। उसके बाद तेल माटी, जब तेल लगाया जाता है ना, तेल चढ़ाया जाता है जिसको हरिद्रा लेपन तेल कुछ ऐसे बोला जाता है, तो वो भी एक रस्म होता है तेल माटी। उसके बाद परघाना जब बारात पहुंचती है ना तो जब उसका स्वागत होता है तो उसको परघाना कहा जाता है। टिकावन जो है ना गिफ्ट सेरेमनी, जो जब वर वधु को गिफ्ट दिया जाता है ना तो उसको जो है टिकावन कहा जाता है, जिसको हम रिसेप्शन भी कहते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा चुलमाटी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का निधन किस वर्ष हुआ था, तो 1940 में इनका निधन हुआ था। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी अपने मतलब स्वतंत्रता आंदोलन समय के नेता हों या फिर उससे पहले के या उसके बाद के जो खास लोग थे ना, उनका जन्म आपको याद रखना है कि किस समय उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु किस समय हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनके माता पिता का नाम आप याद रख सकते हो, कोई खास चीज आप याद रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भारत मतलब हमारे भारत के लेवल में भी, चाहे इतिहास से संबंधित व्यक्ति हो या वर्तमान कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो उनका जन्म समय
स्थान और मृत्यु, ये सारा चीज जो है आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर पूछा ही जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पेय पदार्थ से तो एक क्वेश्चन पक्का ही है। तो जो गोंड जनजाति है ना, ये पेज को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बाकी सल्फी, लांदा, महुआ ये थोड़ा सा अल्कोहलिक होता है, तो विशेष अवसरों पर उसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी मीमांसा किसकी रचना है। काफी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधी मीमांसा ये तिवारी जी ने लिखा है, रामदयाल तिवारी जी ने, गांधी मीमांसा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस नदी का प्राचीन नाम निडिला था। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, लीलागर। लीलागर नदी का जो प्राचीन नाम है निडिला मिलता है। बाकी आप लोग जो है जितनी भी नदियां हैं ना, उनके पुराने नाम वो ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, नकटा और नकटी का चरित्र किस क्षेत्र में अभिनय के रूप में प्रचलित है। नकटा और नकटी, तो भाई ये बस्तर क्षेत्र में जो है ना अभिनय के रूप में जाना जाता है, नकटा और नकटी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, बस्तर अंचल में विवाह के पूर्व सगाई जैसा होने वाला रस्म क्या कहलाता है। तो जैसे सगाई होता है ना, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, उसके बाद फिर शादी का जो डेट है वो फाइनल होता है, तो ये बस्तर में भी होता है। तो होता तो सगाई है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, बोली में, तो इसको कहते हैं महला। ध्यान रखना, महला, सगाई को। ये बिल्कुल मतलब वही सगाई का ही पार्ट होता है, बस उसमें अंगूठी की अदला बदली नहीं होती, मतलब दूल्हा दुल्हन जो एक दूसरे को अंगूठी नहीं पहनाते हैं। हाँ, आजकल जो है बाहरी देखा देखी में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक ट्रेडिशनल रूप में एक दूसरे को अंगूठी नहीं पहनाते। बाकी जो भी होता है ना, पहले जैसा होता रहा वैसे ही होता है। तो ये सगाई है, महला। बाकी मोहरी जो है ना, बस्तर अंचल में जो सहनाई है उसको मोहरी कहा जाता है। टुकनी जो है, टोकरी को कहा जाता है लगिन। लगिन जो है बस्तर अंचल में विवाह के समय जो लग्न होता है ना, फेरे वगैरह पड़ते हैं, उसको लगिन कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 से अब तक कुल कितने नए जिले गठित किए गए हैं। तो देखो, वर्ष 2020 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में 27 जिले थे। 2020 में जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की स्थापना होती है। हाँ, उसके बाद हो गए 28। हाँ, तो ये गौरेला पेंड्रा हो गया एक। उसके बाद वर्तमान में 5 जिले बनाए गए ना, जैसे कि एक तो हो गया मोहला, मानपुर, अंबागढ़, ये सब हो गया। उसके बाद खैरागढ़ हो गया। उसके बाद शक्ति हो गया, इधर सारंगढ़ वाला एरिया हो गया। उसके बाद अपना जो कोरिया तरफ एक बनाया गया ना, चिरमिरी वगैरह, मनेन्द्रगढ़, वो सब। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 6 जिले। 27 थे और अभी 33 हो गए हैं, तो आप माइनस कर लो तो आंसर आएगा आपका 6। तो इस तरह से जिले किस तरह से घटे तो नहीं हैं, बढ़े हैं। तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जिले बढ़े हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस सन में कितने जिले बनाए गए, कैसे थे, क्या थे, और किन जिलों को विभाजित करके नए जिले बनाए गए। तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भतरा नाट का आयोजन प्रायः किस समय किया जाता है। तो भतरा नाट ये बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। भतरा नाट, तो ये किस समय मतलब कब किया जाता है, क्या शीत ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है, या फिर कभी भी होता है। तो वैसे तो भतरा नाट लगभग पूरे साल होता है, साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन यहां पूछ रहा है प्रायः। प्रायः का मतलब हो सकता है अधिकतर भी इसको हम बोल सकते हैं ना, प्रायः को। अधिकतर कब होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में होता है अधिकतर। ध्यान रखना, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर होता है। स्पेशली ना वो जो मार्च अप्रैल का जो समय होता है, मतलब धान बुआई के पहले का जो समय होता है गर्मी का, उसमें जो है ये जो मतलब जो भतरा नाट है ये काफी होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग हैं वो फ्री रहते हैं। क्या होता है बस्तर क्षेत्र में, जैसे ही धान कटाई होता है ना, तो उधर दियारी त्यौहार मनाना शुरू करते हैं। उसके बाद मढ़ई मेलों का आयोजन होता है। मढ़ई मेलों में भी जो नाट है ना, भतरा नाट, उसका आयोजन किया जाता है। इसके वो जो कि गर्मी समय तक चलता है, तो उसी समय जो काफी होता है। और बरसात के समय तो भतरा नाट का आयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुले मैदान में किया जाता है ना, तो उस समय पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम शीत ऋतु की अगर हम बात करें, तो बस्तर चूंकि पठार में स्थित है, तो वहां पर ठंड भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो उस समय भी थोड़ा सा कम ही होता है शीत ऋतु में भी। तो अमूमन जो है ग्रीष्म ऋतु में ही देखने को मिलता है, ध्यान रखना। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कि कौन सा पर्व अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है। तो हरेली, सावन मास के अमावस्या को मनाया जाता है, हरेली सावन अमावस्या को। पोला, ये भादो अमावस्या को मनाया जाता है, और ये जो है कार्तिक अमावस्या को। वहीं हम अगर रक्षाबंधन की बात करें, ये भी सावन में मनाया जाता है, लेकिन
पूर्णिमा को मनाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे पर्व हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अमावस्या के दिन और कौन कौन से पर्व होते हैं ये भी बताइएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है बस। अगला देखते हैं, यह किसका मत है कि रतनपुर छत्तीसगढ़ की चारों युगों की राजधानी थी? तो प्यारेलाल गुप्त जी का ये कहना है। इन्होंने जो है 4 युग, मतलब जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों में जो है रतनपुर थी और वही जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, ऐसा इनका कहना है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक तरफ नगर दिया है दूसरी तरफ नदी। इस तरह के क्वेश्चन सीजीपीएससी का फेवरेट मतलब इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछता ही है, फेवरेट तरीका है उसका क्वेश्चन पूछने का। एक तरफ नगर एक तरफ नदी। देखते हैं, बिलासपुर अरपा नदी के तट पर, ठीक है। दुर्ग जो है शिवनाथ नदी के तट पर, ठीक है ये भी। कोंडागांव, कोटरी, कोंटा कोला, ये गलत है। कोंडागांव जो है ना नारंगी नदी के तट पर स्थित है। नारंगी के तट पर है कोंडागांव। और कोंटा जो है कोलाब, कोलाब जो है ना सबरी को बोला जाता है, सबरी, सबरी कोलाब, ये कोंटा नगर इसके तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा जो सुकमा नगर है ना वो भी इसी सबरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोंडागांव, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की मांग कहां की गई थी? तो रायपुर जिला परिषद 1924 में, काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज पंडुम नामक पर्व कहां मनाया जाता है? पीछे ही मैंने बताया था भाई, दक्षिण बस्तर में मनाया जाता है बीज पंडुम। दक्षिण बस्तर के जो आदिवासी है ना वो किसी भी फसल को, चाहे वो धान हो या फिर कोई भी और फसल लगाते हो, चाहे उनका कुछ भी हो या फिर फल हो, सब्जी हो, तो उसको पूजा अर्चना किए बगैर वो नहीं खाते हैं। अगला देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व भारत संघ में कितने राज्य थे? काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। 25 राज्य हुआ करते थे, हमारा छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य था। अगला क्वेश्चन है, पीथमपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पीथमपुर जो कि जांजगीर चांपा जिले में हसदो नदी के तट पर। अगला देखते हैं, मुनगाबहार नदी में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो भाई तीरथगढ़ जलप्रपात, ये मुनगाबहार नदी में स्थित है। काफी सारे बच्चे ना तीरथगढ़ जलप्रपात को इंद्रावती लगाते हैं, मुनगाबहार ध्यान में रखना। चित्रकोट जलप्रपात ये कहां पर है? तो इंद्रावती नदी में। कांगेर धारा ये कांगेर नदी में है। मेंद्री घूमर ये भी जो है बस्तर क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अंचल में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह क्या कहलाता है? तो दूध लौटावा, मतलब जो भाई बहन होते हैं ना वो अपने बच्चों का आपस में विवाह करवाते हैं, तो उसको दूध लौटावा कहते हैं। अगला है, प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे दिया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को यह सम्मान मिला था। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी सम्मान वगैरह दिए जाते हैं ना तो वो प्रथम किसको मिला था और वर्तमान में किसको मिला था, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो खास खास लोग हैं उनको क्या क्या सम्मान मिला है ये तो ध्यान में रखना ही। अगला देखते हैं, जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो मांदर इनका जो है प्रिय वाद्य यंत्र है। भारत के अधिकतर जनजातियों में इसका प्रचलन देखने को मिला है, खास करके मध्य भारत के जनजातियों में। अगला क्वेश्चन दिया है, कटे कल्याण किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? तो भाई टीन अयस्क के लिए जाना जाता है कटे कल्याण, जो कि दंतेवाड़ा जिले का एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति औरा धौरा वृक्ष के नीचे हुआ था। औरा धौरा किसके वृक्ष थे? तो ये तेंदू के वृक्ष थे। तेंदू आप लोगों ने देखा होगा, जंगली फल है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के किस गुफा में स्टेलेग्माइट प्रकार के स्थलाकृति देखने को मिलता है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये कुटुमसर की गुफाओं में देखने को मिलता है स्टेलेग्माइट। इसके अलावा इसमें एक और स्थलाकृति बनती है जिसको कुछ इसी तरह का नाम है। ये जो है ना चूना की रिसाव के कारण होता है। जो कुटुमसर की गुफा है वो भूगार्भिक गुफा है, जमीन के अंदर गुफा है ना, तो इसके ऊपर फिर पहाड़ है, जमीन है, जंगल है, तो चूने के भंडार है ऊपर में और नीचे गुफा है। तो जो चूने का पत्थर है ना वो पानी के संपर्क में आकर के रिसने लगता है, तो उसी से जो है ये आकृतियां बनती है, स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन दिया है, राजनांदगांव में स्थापित त्रिवेणी स्मारक में किन विभूतियों को प्रदर्शित किया गया है? तो राजनांदगांव में त्रिवेणी स्मारक स्थापित किया गया है जिसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो इन तीनों को यहाँ शामिल किया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये तीनों ना साहित्यकार थे, तो ये साहित्यकारों से संबंधित स्थल है त्रिवेणी स्मारक। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4।
2 3 4 स। अगला क्वेश्चन दिया है रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से पूछा गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वर्ष 1940 में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये अपने थे ई राघवेंद्र राव, इनको जो है विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राधाबाई का किस आंदोलन से विशेष योगदान था, मतलब इनका किस आंदोलन में विशेष योगदान था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका जो है विशेष योगदान था। डॉक्टर राधाबाई ना डॉक्टर नहीं थी, ये जो रायपुर नगर परिषद है ना उसमें कार्यरत थी परिचारिका के रूप में, और ये लोगों की सेवा ना एकदम मतलब अपने बच्चों की तरह सेवा किया करती थी। तो इनकी सेवा भावना से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इनको डॉक्टर कहने लगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1946 में चुनावों के बाद किसे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नहीं, उस समय तो छत्तीसगढ़ था ही नहीं ना, यहां होना था मध्य प्रांत एवं बरार का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया। वो थोड़ा सा मेरे टाइपिस्ट से जो है ये मिस्टेक हो गया, छत्तीसगढ़ लिख दिया। वैसे उसकी गलती तो नहीं होगी क्योंकि मैंने जो भी लिख के दिया, जो भी बना के दिया उसी को उसने टाइप किया होगा। हाँ, मेरी ही गलती मानूंगा, मैं टाइपिस्ट की गलती तो यहाँ नहीं मानूंगा। अगर उसने कुछ मात्रा या कुछ शब्द इधर उधर किए होते तो समझ में आता। तो छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन शासकों द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की जाती थी। तो जो सोमवंश के शासक थे ना, इनके द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की जाती थी। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि कौन सा मंदिर शिव जी का है, कौन सा मंदिर विष्णु जी का है, कौन सा मंदिर जैन से संबंधित है, कौन बौद्ध से संबंधित है, कौन दुर्गा माता से संबंधित है। तो इस तरह की चीजें जो है पूछी जाती है। अब आप ना इनके नामों से आप समझ सकते हैं, नामों से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मंदिर किनका होगा। अब यहां दिया है राजीव लोचन मंदिर, राजीव जो है विष्णु जी का एक नाम है, तो ये विष्णु जी से संबंधित होगा ना, तो ये शिव को समर्पित नहीं है, मतलब कि ये विष्णु जी को समर्पित है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये विष्णु जी से संबंधित है। दूसरा दिया देवरानी जेठानी मंदिर, ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई किनका मंदिर होगा क्योंकि देवरानी जेठानी दिया। मड़वा महल, मड़वा मतलब विवाह होता है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, अब सिरपुर लक्ष्मण, अब लक्ष्मण जी हालांकि लक्ष्मण जी मेरे ख्याल से किनके अवतार हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं, लेकिन आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं लक्ष्मण जी जो राम जी से संबंधित हैं, तो ये भी विष्णु जी का मंदिर है। बच गया देवरानी जेठानी मंदिर, मड़वा महल। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों ही स्थल जो है शिव मंदिर से संबंधित है, मतलब शिव जी से संबंधित है। तो देवरानी जेठानी और मड़वा महल ये दोनों जो है शिव मंदिर हैं, बाकी एक और जो 4 है वो शिव मंदिर नहीं है। तो कौन से शिव को समर्पित नहीं है, तो 1 और 4। तो आपका उत्तर क्या होगा, 1 और 4 स आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दुर्मा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो भाई सुकमा जिले में है दुर्मा जलप्रपात। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है नल वंश के विषय में किन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। पोढ़ागढ़ अभिलेख, राजिम अभिलेख, अमरावती अभिलेख, प्रयाग, एहोल। एहोल अभिलेख जो है ना पुलकेशिन द्वितीय का है, प्रयाग जो है समुद्रगुप्त का है, अमरावती यहाँ से भवदत्त वर्मन का एक अभिलेख मिला है, राजिम से भी एक अभिलेख मिला है, पोढ़ागढ़ से भी मिला है। मतलब इन सभी से ना नल वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखना इन सभी से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त का है ना, वहाँ तो स्पेशली जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण को जीता और बस्तर जो कि उस समय महाकांतर के नाम से जाना जाता था, महाकांतर के नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को पराजित किया, इस टाइप से वहाँ उल्लेख मिलता है। नलवंश तो नहीं मिलता है लेकिन राजा का नाम मिलता है। इन 5 से जो है नल वंश के शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो द आपका उत्तर होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी कहीं पर कुछ गलत है, मिस्टेक है, तो उसको भी आप जरूर से बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, सुधार सकूँ। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।